और मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम शुरू से एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। कल हमने प्रैक्टिस कर लिया था कंटिन्यूअस टेंस तक, कंटिन्यूअस का रह गया था, बाकी सिंपल का कर लिया था। तो आज हम थोड़ा सा आपसे ओरली पूछ रहे हैं, उसके बाद हम उसके आगे की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बोलते हैं तब भी हम यही बोलते हैं, अंग्रेजी तो एक भाषा है जैसी हिंदी भाषा है, हिंदी में हम आपस में बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे भाषा देना सरल मानता हूँ मैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में समझना और जवाब देना कठिन होता है, क्योंकि भाषण में आप वह बोलते हो जो आपकी तैयारी है, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको वह बोलना पड़ेगा जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है। अब आपको आता है या नहीं आता है, अपना आंसर कितनी चतुराई से और कितने अच्छे से दे सकते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। कभी भी आंसर देते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, आज मैं आप प्रैक्टिस के पहले बता दूं, जैसे कि एस फॉर एस, क्या होता है? एस फॉर एस, एस फॉर एस होता है जहां तक, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सीखो, एस पर, एस पर, ठीक है, या सो फॉर एस, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। अब आप कैसे करेंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग? इससे क्या होता है, आपको बोलने में समय मिलेगा। जैसे आपने कहा एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न, जहां तक, एज फॉर एज, मान लो ऐसा कहा, एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न, एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न, जहां तक भारत का संबंध है। मतलब किसी ने आपसे पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो आप एकदम से फटाक से मत बोले इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री, देयर आर मेनी स्टेट्स एंड, मतलब देयर आर मेनी स्टेट्स एंड द एरिया ऑफ दिस कंट्री इज द सेकंड, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन एंड एरिया एंड सेवेंथ नंबर लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मत बोलिएगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो आप इस तरीके से बोलिएगा एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न। इससे आपको सोचने को थोड़ा समय मिल जाएगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, in the area India is the seventh largest country, in the population India is the second largest country, second biggest country. Okay, India has a diversity, unity in diversity, many states, many languages, many type of culture. So India contains number of culture, languages, okay, or people, but they all are living together, that's the speciality. Okay, ऐसा। फिर उसके बाद एस पर, जैसे किसी ने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोचिंग, तो आप डायरेक्ट मत बोलिएगा दिस कोचिंग इज वेरी गुड एंड ओके माइंड ब्लोइंग, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ऐसा बोलिएगा एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई ओपिनियन, मतलब जहां तक मेरी राय है। तो थोड़ा सा इतने में आपको बोलने को समय मिल जाएगा। आप जल्दी से नहीं बोल रहे, कोई भी चीज आराम से बोलेंगे। फिर जैसे सो फॉर एज, जैसे किसी ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट महात्मा गांधी, या कोई भी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलीवुड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, तो आप इसको एकदम से मत बोलिएगा कि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, या पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस आर फ्रॉड, या पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, या पॉलिटिशियंस आर सेल्फिश, ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा एकदम से। आप ऐसा बोलिएगा सो फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, या सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स एराइज, सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, so far as the question of politics arise। समझ में आया? मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा गैप हो जाए आपको बोलने में, एकदम से जल्दबाजी ना करो आप, थोड़ा सा गैप हो जाए जब आप ऐसा बोलेंगे so far as the question of politics arise, जहां तक राजनीति का सवाल उठता है। अब फिर आप यहां से अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, बातचीत करने में अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आप जो फ्रेजल वर्ब हैं और फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रोवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब तो छोटी छोटी वर्ब होती हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है और उनको बनाते कैसे हैं कि एक प्रपोजिशन, जैसे कि मान लो मैंने कहा एक प्रपोजिशन और एक वर्ब मिला के फ्रेजल वर्ब बनती हैं, और उनका जो प्रयोग है, उनका जो अर्थ है आपस में दोनों के अर्थ से भिन्न होता है। बेसिकली गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, अप का मतलब होता है ऊपर, है ना, लेकिन गेटअप का मतलब होता है उठना। क्या होता है? गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब इसी को कहते हैं। हालांकि ये बड़ा चैप्टर है, फ्रेजल वर्ब हम अलग से पढ़ेंगे और पूरी समझेंगे, लेकिन फ्रेजल वर्ब का अपनी स्पीकिंग उपयोग कर। दूसरा है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जानते हो? कहावतें, कहावतें प्रोवर्ब्स, सॉरी प्रोवर्ब्स,
प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें। जैसे कि आपने देखा होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। इनका प्रयोग भी स्पीकिंग में कर सकते हैं। हमने देखा है कि हम इनका प्रयोग स्पीकिंग में नहीं करते, इसको भी हम डिटेल से बताएंगे आपको, बहुत सारी प्रोवर्ब्स आपको बता देंगे। जैसे ये तो हो गया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। और उसके बाद भैंस के आगे बीन बजाना, इस टाइप की कहावतें होती हैं। मतलब किसी आदमी को आप एक ही शब्द एक ही लाइन में परिभाषित कर देते हो। जैसे आपने कहा कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आपने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। या आपने बहुत सारे मीन मेघ निकाल रहा है किसी भी काम में, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तो हम एक बात बोल सकते हैं, ठीक है, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको नाचना तो आंगन आता नहीं, लेकिन हम आंगन को टेढ़ा बता रहे हैं। तो इसके लिए होगा अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपने कहा अरे अरे ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसे होता है, आप उस चीज़ को नहीं समझते। तो हमने आपसे बोल दिया टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन, टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन, ठीक है। अब आपने कहा कोई दूसरी बात कही। अब इडियम की बात करें, आपने कहा कि अक्सर डिसीजन बड़े लोगों के पक्ष में क्यों आता है, वाई ऑफन डिसीजन कम्स इन फेवर ऑफ रिच मैन। तो हम ये कहेंगे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत वेरी कॉमन है। तो अगर ऐसा जवाब देते हैं तो आपको क्या है, बड़ा लंबा जवाब ना देके छोटे सी लाइन में आपका एक जवाब हो जाता है। ये भी एक स्पीकिंग का पार्ट है कि आप किस प्रकार अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी के चलन में भी नहीं है ये चीज़ें, बहुत कम लोग बोलते हैं। पहले के जो लोग थे बहुत ज़्यादा कहावतों का उपयोग करते थे कि नहीं, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, है ना, मतलब पर्सन नीड्स अ मोर रिक्वेस्ट तब कोई काम करे आदमी, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, ऐसा पढ़ा होगा। भैंस के आगे बीन बजाना, ब्राइन किल्डरनेस, देयर आर सो मेनी। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स येलो फॉर जन्डिस्ड आइज, ठीक है, इस टाइप से। चलो ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। पहले वह बहुत ईमानदार है परंतु तुम ईमानदार नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। यू डिडंट, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे। When will you return my money, तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे। चिंता मत करो, नेक्स्ट वीक दे दूंगा। अब दे दूंगा मतलब रिटर्न कर दूंगा। आई विल रिटर्न योर मनी इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में लौटा दूंगा। क्या आप श्योर हो? क्यों नहीं? मुझ पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बोथ आर करेक्ट, ओके। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु तुम कल क्यों नहीं आए? Why didn't you come? जल्दी से समझो कि मैंने प्रेजेंट लगा दिया कि पास्ट लगा दिया। तुम कल क्यों नहीं आए? दरअसल मैं बहुत व्यस्त था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, कंटिन्यूस है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हियर। मैं अपना होमवर्क कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका। पढ़ लिया सब आपने? यस, सही बोल रहे हैं। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? जी नहीं धन्यवाद। क्यों नहीं? चाय तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हाँ मैं जानता हूँ, परंतु आप कॉफी के लिए पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग फॉर कॉफी, ठीक है। दोनों समान हैं, बोथ आर सेम। मुझे लगता है
अब हमको घर चलना चाहिए। मुझे लगता है we should go to home। वेरी सिंपल, हमको घर चलना चाहिए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट। वी आर लेट भी चल जाता है, ठीक है। हम लेट हो रहे हैं, बस ये बोला कि लेट हो रहे हैं, बस बी लेट भी चल जाता है। वी आर लेट, हम लेट हो रहे हैं। क्या तुम्हारे पास बाइक है? मेरे पास बाइक नहीं है। अगर आप चाहो, इफ यू वांट, अगर आप चाहो, मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूँ। मतलब ये है कि क्या मैं अपने दोस्त को बुलाऊं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। इफ यू वांट, या फिर डायरेक्ट बोलो इफ यू कॉल, इफ यू वांट आई कॉल माय फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को बुलाऊं, फिर यहाँ बुला सकता हूँ नहीं आएगा, या फिर ऐसा करना पड़ेगा डू यू वांट, इफ यू वांट आई मे कॉल माय फ्रेंड्स, ठीक है। आई कैन कॉल माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। हमारे पास समय कम है। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। हमारे पास समय कम है। जितने जल्दी हो सके, पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके घर चलो। आओ चलो चलते हैं। लेट्स गो, आओ चलो चलते हैं। मुझे यह किताब पढ़ने दो। बताया था आपको लेट मी, आपको नहीं बताया, इन लोगों को बताया था। लेट मी रीड दिस बुक। मुझे एक किताब पढ़ने दो। मुझे मोबाइल देखने दो। लेट मी सी दिस मोबाइल। मुझे यह मोबाइल देखने दो। ओके, मुझे जाने दो। तुम जा सकते हो, ठीक है। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। मुझे जाना है, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। तुम जाते हो, मैं नहीं जाता। तुम खेलते हो, मैं नहीं खेलता। तुम पीते हो, मैं नहीं पीता। क्या तुम जानते हो? तुम आए थे, तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हारे पास कार है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम जा सकते हो, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तुम्हें खेलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम जाना पसंद करोगे? Would you like to go? क्या तुम जाना पसंद करोगे? मैं तो जाता हूँ। I go, मैं जाता हूँ, परंतु मेरा भाई नहीं जाता। My brother doesn't go। Yes, यही ध्यान रखना, मेरा भाई नहीं जाता। क्या तुम खाना खाते हो? क्यों नहीं? तुम कितनी रोटी खाते हो? How many chapatis do you eat? तुम कितनी रोटी खाते हो? देखा जाए तो हम अभी आर पे पहुंचे नहीं हैं, मतलब कंटिन्यूस टेंस पे पहुंचे ही नहीं है, है ना। अभी तो हम सिंपल तक ही हैं, है ना। कल हमने प्रैक्टिस नहीं की थी वहां तक, ठीक है। क्या आप सही हो? मैं तो सही हूँ। तुम कौन हो? तुम कैसे हो? तुम कहाँ हो? ठीक है। तुम कब से यहाँ हो? Since when are you here? अब चूंकि since when जब लगा देते हैं तो वैसे तो होना चाहिए have you been here, पर इतना दिमाग कोई नहीं लगाता कि इतना लंबा चौड़ा बोला जाए, इसलिए since when are you here। तुम यहाँ कब से हो? मेरे पास समय है। क्या तुम्हारे पास समय है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ठीक है। What do you think about me? मैं सोचता हूँ तुम एक अच्छे आदमी हो, परंतु तुम फीस मांगते हो। ओके, क्या होगा? तुम फीस मांगते हो। यू वांट या यू आस्क फी? यू आस्क फी, ठीक है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है मैं अंग्रेजी सीख गया। आई लर्नड
लर्न नहीं, लर्न, हाँ, है ना। या फिर आप हैव लगा के बोलेंगे आई हैव लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज सीख गया हूँ, परंतु मैंने किसी से बात नहीं की। आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी। ओके, ठीक है, पर दोबारा कोशिश करूंगा। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, परंतु मेरे पास कोई साथी नहीं है। आई हैव नो पार्टनर, पार्टनर बोल सकते हो साथी। मेरे पास कोई साथी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? What can you do for me? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपसे मोबाइल पे चैट कर सकता हूँ। I can chat with you on mobile, परंतु यह तरीका ठीक नहीं है। हम पूरी तरह इम्प्रूव नहीं कर सकते। We can't improve completely। हम चैटिंग के द्वारा, बाय चैटिंग, क्योंकि अंग्रेजी बोलना कन्वर्सेशन का विषय है। एक्चुअली कन्वर्सेशन भी वार्तालाप है, अंग्रेजी बोलना वार्तालाप का विषय है। इम्प्रूवमेंट संभव है तब हम आमने सामने बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल व्हेन वी टॉक फेस टू फेस। इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल व्हेन वी टॉक फेस टू फेस। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं, आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप कोई बदलाव महसूस करते हैं? डू यू फील चेंजेस? क्या आप कोई बदलाव महसूस करते हैं? अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं पहले का आदमी और अब का आदमी, पहले का आदमी मतलब पहले के आप और अब के आप, ठीक है? यू एट द प्रीवियस टाइम एंड यू एट द प्रेजेंट टाइम। जब आप अपने आप को प्रीवियस टाइम मतलब प्रारंभिक समय से कंपेयर करते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास, तो आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा? विच काइंड्स ऑफ चेंजेस यू ऑब्जर्व इन योर सेल्फ। चलो मैं वन बाय वन ये पूछ ही लेता हूँ। मिस्टर अनुज, आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट हिंदी में बता दो। विच काइंड ऑफ चेंजेस यू ऑब्जर्व इन योर सेल्फ। सर मैं थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगा हूँ पहले से ज्यादा। अच्छा, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है। पहले बुरी बोलते थे इंग्लिश, पहले बोलते ही नहीं थे। अच्छा, नाउ यू बिगन टू स्पीक इंग्लिश। मिस्टर राज, क्या बदलाव महसूस किया आपने? सर, आई इम्प्रूव माय इंग्लिश स्पीकिंग एंड आई नो मेनी टाइप्स टेंसेस एंड ग्रामर एज अ वॉइस एक्टिव वॉइस। अच्छा, अंग्रेजी सीखने में, स्पोकन इंग्लिश क्लास में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है सीखने के लिए? ऐसा क्या किया जाए कि हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस, या मैं फुली एग्री विथ यू, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द पीपल, दे हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट दे आर अनेबल टू स्पीक। द utterance of the language is difficult. Utterance means the person is a habitual of speaking, that's the important. How much knowledge you has is a secondary thing. ये दूसरी बात है कि you are the great, you have a lot of knowledge but you are unable to speak, that is secondary thing. Means speaking is a matter of practice only. ठीक है? एक व्यक्ति जिसके अंदर डांस तो भरा है, वो कहता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक उसने किया नहीं है कैसे विश्वास? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर है भी और परफॉर्म भी। तो यही है कि अंग्रेजी बोलना मतलब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना एक प्रकार से। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं और बोलना नहीं जानते तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान तो है लेकिन आपको परफॉर्म करना नहीं आया। अंडरस्टैंड? कोई भी बात अगर आप में है, कोई भी क्वालिटी अगर आप में है, तो जब तक उस क्वालिटी का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि आप परफॉर्मेंस नहीं करते। अगर आपने दुनिया भर की डिग्री, डिप्लोमा खरीद के भी रख लिए और अगर आप जॉब के लिए एफर्ट्स ना लगाएं या जो भी आपका उद्देश्य था उसके पीछे आप नहीं जा रहे, इसका मतलब यह है कि वो तो सब निरर्थक हुआ। कुछ होता है क्या आपकी डिग्री से? आपने कह दिया एम PhD, तो आज का जो
जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले का जमाना ये था कि लोग आपके मतलब पद और आपकी क्वालिटी से आपको इम्पोर्टेंस देते थे। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बस इतना ही सुन के आदमी सोचता था कि यार जी ही इज़ द गुड मैन बिकॉज ही इज़ द एजुकेटेड। एंड अगर आप शिक्षक हैं या आप बैंक में हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती थी बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट पोस्ट। लोग सोचते थे कैसे कैसे गए होंगे आप वहाँ पे, भले ही वो फिर रिश्वत दे के गया हो, सेकेंडरी थिंग। आजकल तो रिश्वत लगभग बंद जैसी हो गई, कम हो गई, मतलब ये जॉब वॉब में तो बिल्कुल खत्म जैसी होगी क्योंकि मेरी नौकरी लगी, मुझे पता है। सेकंड थिंग ये है कि आजकल लोगों का जो माइंड सेट है वो मनी पर चला गया है। एम राइट? थोड़ा थोड़ा लगता है कि आदमी काम कुछ भी करता है, पैसे कितने कमाता है, जो पैसे कमाता है उसके बारे में कुछ ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं। रिस्पेक्ट भले ही ना करें, but the people talk about him that he is earning lot of money, he is earning lot of money। तो अब माइंड सेट जब पैसे पे चला गया है तो इसका मतलब यही है कि जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपने अर्न किया है अभी तक, अर्न इन द सेंस व्हाट यू लर्न। स्टूडेंट लाइफ अर्निंग इज लर्निंग। विद्यार्थी जीवन की अर्निंग क्या है? लर्निंग, नॉलेज। यू अर्न नॉलेज इन द क्लास, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल्स, एवरीवेयर यू अर्न। सो उसकी जो अर्निंग है आपकी, जो विद्यार्थी जीवन की, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही जगह करोगे तो ही आपके विद्यार्थी और आपकी पढ़ाई का कोई महत्व है। अगर डिग्री लेके घर में बैठ गए तो इसका मतलब यह है सक्सेस इज नॉट इन अचीवमेंट, सक्सेस इज इन एफर्ट्स। सफलता उपलब्धि में नहीं है, सफलता काय में है? एफर्ट्स, प्रयास। चलो प्रियंका, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू ऑब्जर्व इन योरसेल्फ? क्या अंतर समझ में आया? I understand English and some sentences speak or ओके, गुड। तुम बताओ, तुम में क्या अंतर समझ में आया जब से कोचिंग ज्वाइन की है? अंदर पहले जो इंग्लिश सामने वाला बोलता था वो समझ में नहीं आने लगा, समझ में आया। अब समझ में आने लगा सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक ठीक, रिस्पॉन्स करते हैं फिर आप उस समझ के। अभी समझ में बस आने लगा, अभी आप जवाब देना नहीं आया। वेरी गुड, चलो ठीक है। आपको कम समय हुआ है, लेकिन बताइए अंजलि, आप में क्या बदलाव आया? मतलब बहुत ही कम बोलने लगी हूँ इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, बोलने लगी हैं, ठीक ठीक। पीछे एनी चेंजेस बताओ जल्दी, सृष्टि। चलो आप अपने 3 दिन का, जो 3-4 दिन जितने दिन हो उतने दिन का एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या लगा? पहले नहीं आता था? आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले भी समझ में तो आता था। यहाँ पे कुछ अलग बात होगी, वो बस बताइए। समझ में तो आपको आता है, तब तो समझ में आने लगा। यस, बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ। बोलने मतलब अब और अच्छा बोलने लगी। अच्छा ओके, तुम बताओ। ओके, I speak better English and get up and oh my God, I think you know better than me. You speak better English than me. Okay, when you have completed only 2 or 3 days in the class and you are speaking English, it is the learning, it is the great symbol of learning. यही इनके सीखने का प्रतीक है कि that she is learning. And in the English, first and foremost, you have to be confident for speaking. Don't think about the people. Avoid the thinking of people. Avoid the reaction of the people. Okay, when you do this type of experiment in your life, definitely you will be successful. Actually, many times we are keep ourselves away from any work because of people's comments. What will be reaction of the people? What will be the comments? What type of comments will be faced by me? So that is the problem. So in the class, try to speak English. Try to speak English and be confident. और मैं तो कहता हूँ कॉन्फिडेंट क्या, थोड़ा सा उसे हिंदी भाषा में जो कहते हैं ना, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ, है ना? बेशरम, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जिससे जो बने कर लो। हमें ऐसे ही अंग्रेजी आती है, ठीक है। अगर कोई कहे कि यार ये गलत है, तो श्रीमान जी आप सही बता दो क्या है, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। अगर कोई कहे अरे यार तुम बोलते तो हो लेकिन मजा नहीं आया, तो बोलो आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो मजा आ जाए। क्योंकि एक पेंटर था, उसने ये प्रयोग करके देखा कि लोग जो है काम को सुधारने के लिए आगे नहीं आते हैं, पर लोग कमियां निकालने के लिए बैठे हैं। और आप स्पीकिंग करो कुछ भी, अगर सामने वाले को संभावना है कि आप ऐसा करके कुछ अच्छा कर जाएंगे, तो जरूर आपको वो टोकेगा। अगर आपका सच्चा दोस्त भी हुआ ना, तो भी वो सोचेगा यार ये मेरे से तो अलग हो जाएगा ना, फिर ही विल बी सक्सेसफुल। और अच्छा दोस्त होगा तो सही एडवाइस देगा वैसे तो। पर जो एक्सपेरिमेंट जो बताया एक पेंटर ने, उसने क्या किया, एक पेंटिंग बनाई
और उसने चौराहे पे लगा दी। उसने कहा इस पेंटिंग में जो भी गलती हो वहां पे निशान लगा दें। पता चला कि उसने शाम तक देखा कि पूरी पेंटिंग लाल 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 हो गई। लोगों ने निशान ही निशान लगा दी, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। फिर उसने क्या किया, दूसरे दिन एक पेंटिंग और रखी और उसने कहा इस पेंटिंग में जहां जो भी गलतियां हो कृपया उसमें सुधार कर दें। वो ब्रश साइड में रखा रहा, किसी ने उसमें हाथ टच भी नहीं किया, उसको हाथ भी नहीं लगाया। उसने देखा कि शाम को उसकी पेंटिंग जैसी की तैसी वहां पे मिली। इसका मतलब क्या है, लोग आपको करेक्शन में आपकी मदद नहीं करते, आप में मिस्टेक निकालने में जरूर आपके आएंगे। दे फाइंड मेनी मिस्टेक्स बट दे डू नॉट हेल्प यू इन द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स। अंडरस्टैंड? तो ये बात है कि आप बोल रही हैं, तो ये कहते हैं ना बेल बिगिनिंग हाफ डन, बेल बिगिनिंग हाफ डन, अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म। तो मुनमुन तुम्हारा तो आधा काम खत्म हो गया है ना। कम तुमने शुरुआत में अच्छी इंग्लिश बोल दी, इसका मतलब यह है कि आधी इंग्लिश तो तुम सीख चुकी है ना। देखो एक विद्यार्थी जो है ना वो हमेशा शिक्षक का नाम रोशन करता है। शिक्षक अपने ऊपर श्रेय ले लेता है कि हमने उसे पढ़ा दिया, दरअसल विद्यार्थी की मेहनत होती है। शिक्षक की मेहनत तब कहलाती बिल्कुल जीरो से उठा के किसी गधे को कलेक्टर बना दे, तो मान सकते हैं कि ये शिक्षक की मेहनत है। बाकी शिक्षक तो सबको बराबर ही पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चे टॉप आते हैं वो उनकी स्वयं की मेहनत होती है। इफ़ यू आर लर्निंग, इसमें आपका ज़्यादा योगदान है। आई नो दैट आई गिव अ लेक्चर फ्रॉम हियर बट यू पीपल अंडरस्टैंड दैट and do the work, complete your homework at home, translate and participate in conversation. You are involving this type of activities means you are making the more efforts than your teacher. चलो, कल हमने आपको कंटिन्यूस के आगे बताना था हमको सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। अच्छा, ज्यादा इसलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पहले से पता है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा बस क्वेश्चन करेंगे। हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, यू आर टीचिंग। अरे बंदा सामने खड़ा है, यू आर टीचिंग। अरे यही बात कोई बाहर पूछे तो क्या बोलोगे, हरी सर इज टीचिंग या एचआर कुशवाहा इज टीचिंग, ऐसे बोलोगे, ठीक है। हु इज टीचिंग, हु इज लर्निंग, I am learning या we are learning? Who is learning? I am learning. Who is teaching? You are teaching. What am I doing? I am learning. आवाज समझ में, यही है कंटिन्यूअस टेंस। हर जगह जो भी हो रहा है वर्तमान में उसमें हम सब कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सबसे सरल टेंस भी यही है क्योंकि ये ऐसा टेंस है जो आंखों के सामने दिखता है। मान लो मैंने कहा तुम दूध लेने जाते हो, लेकिन कब जाते हो निश्चित नहीं है, लेकिन अगर मैं दूध लेने जा रहा हूँ हाथ में डब्बा लेके तो समझ जाओगे सर इज गोइंग टू टेक मिल्क, ठीक है। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ बैग लेके, ठीक है, तो आप समझ जाओगे ही इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन मुझ में नहीं बता सकते स्कूल ही जा रहे हैं कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा यू आर स्टूडेंट, ओके। और क्या टीचर का कोई ड्रेस कोड भी नहीं होता ना, टीचर का कोई ड्रेस नहीं होता। पर आजकल के बच्चे बड़े चालू हैं। एक बात याद आ गई कि वो क्या कर रहे हैं कि घर से तो यूनिफॉर्म में आ जाएंगे और एक उनकी एक जोड़ी यूनिफॉर्म उनकी बैग में भी रखी रहती, उस यूनिफॉर्म के ऊपर दूसरी यूनिफॉर्म पहन ली और पता चला उधर रानी दहार में घूम रहा है, छोटा जबलपुर में। तो ये नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे ऐसा करें, ऐसी शिकायतें आई हैं जब मैं स्कूल में पढ़ाता था इसमें कि द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्योंकि वो यूनिफॉर्म में कोई भी आपको ट्रेस कर लेता है कि यू आर फ्रॉम दैट स्कूल, यू आर फ्रॉम दैट स्कूल, ओके। सो दैट इज वाई डू नॉट डू इट, ओके। दुर्घटनाओं का कोई भरोसा नहीं है और थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए। अब वो जो घटना घटी है, लड़की का नाम क्या था, श्रद्धा, पूरा नाम क्या था, श्रद्धा बरार थी, क्या थी ऐसी कुछ, हाँ ऐसी कुछ थी। तो मतलब सोचो कि उस लड़की ने कई बार पिटाई की, उसके बाद भी उस लड़की ने उसको नहीं छोड़ा या दूर नहीं गई वहाँ से। अगर मान लो पहले ही समझ जाती, उसे इस बात का अंदेशा था कि उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है, उसका मर्डर हो सकता है, इवन देन शी वाज लिविंग विद दैट गाय, ठीक है। तो ये है कि पढ़ाई लिखाई का इतना तो मतलब हो कि आप अपने अच्छे भले के बारे में जान पाएँ, ठीक है। दैट इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन। क्या रहता है कि लोग ज़बरदस्ती में किसी से अटैचमेंट कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये तो संसार का अद्भुत प्राणी है, इससे बढ़ के अब दुनिया में कुछ है ही नहीं, और यही हमारे विनाश का कारण बनती है। मतलब हमें जो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। एक व्यक्ति तुम्हें कल मिला, तुम कह रहे हैं ही इज़ द बिगेस्ट ऑनेस्ट
लवलीएस्ट, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और जिन माता पिता ने आपके गीले कपड़े धोए हैं, आपको नहलाया है, ठीक है, आपकी गंदगी साफ की है, वो कुछ नहीं जानते। देखा जाए ना तो दुनिया में सिर्फ ट्रू लव जो है वो माता पिता ही कर सकते हैं। वो कंडीशनल अनकंडीशनल होता है, और वो कैसा होता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होता है, किसी उम्मीद के बिना नहीं होता है। वो पेरेंट्स का जो लव है वो ऐसा है कि बच्चे सुंदर दिखें अथवा ना दिखें, बच्चे कुछ जीवन में कर पाएं या ना कर पाएं, पर उनका लव, उनका स्नेह उनके प्रति रहता है। इसलिए माता पिता लंगड़े लूले बच्चों को भी पाल लेते हैं। परंतु क्या कोई लंगड़े लूले की तरफ आकर्षित होता है? क्या आकर्षित होता है तो जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ उसमें रहता है। स्वार्थ की बुनियाद पर ही ये सब काम होते हैं। स्वार्थ इन द सेंस ब्यूटी हो सकती है, ठीक है, या कुछ उसके पीछे संपत्ति कारण हो सकता है, या सामने वाला का एजुकेशन हो सकता है। अगर कोई विकलांग को पसंद कर रहा है तो उसमें भी ये हो सकता है कि यार ये विकलांग है, हो सकता है इसकी कभी नौकरी लग जाए, इसे आरक्षण मिल जाए विकलांग वाला। तो ओनली, अब वो तो बात याद आ गई, ओनली द मैटर ऑफ डिस्कशन दैट वी शुड नॉट चीट अवर पेरेंट्स। हमें, खैर आप तो ऐसा नहीं करते हो, कोई भी आप उस लेवल के हो ही नहीं, बट जनरली क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोग देखते हैं, बाहर भी ये जाती है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट चीट अवर पेरेंट्स। ओनली दुनिया में 3 लोग हैं, इसमें टीचर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो माता पिता ही हैं। 3 ऐसे कि ओनली 3 लोग हैं जो आपकी समृद्धि सफलता की कामना करते हैं, माता पिता और टीचर। टीचर को भी आप इसमें शामिल रखिए, चाहे तो टीचर को हटा भी सकते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दिया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली द 3। और दुनिया में कोई भी अगर काम गड़बड़ होता है तो ये जिम्मेदार भी 3 ही होते हैं, और दुनिया में कुछ अच्छा होता है तो श्रेय भी यही लेते हैं। एम राइट? अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अक्सर देखा होगा बोलते कि इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने गुरु को देता हूँ, अपने शिक्षकों को जिन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेंड किया। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर लोग यही कहते हैं यार कैसे रहे होंगे उसके माता पिता और शिक्षक, क्या यही सिखाया उसको? अपन जैसे आज मान लीजिए वो लड़की के साथ जो घटना घटी, इसमें उसके शिक्षकों को भी जिम्मेदार मानते हैं कि जब वो एजुकेशन ले रही थी उस टाइम उसको सही एजुकेशन नहीं मिली कि वो आदमी को सही पहचान कर पाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ जीवन में बहुत सारी सफलता, यार पैसा कमा लेना सब कुछ नहीं है, आपकी जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। मान लीजिए आपने खूब पैसे कमा लिए, कोई बदमाश छीन के ले गया तो क्या मतलब का ऐसा पैसा? ओके, दैट्स वाई लर्निंग और गेटिंग नॉलेज with awareness is most important. Awareness, you should be always alert. In this time, at this time, you are earning money and somebody is running after you to snatch your money. ऐसा भी समय है कि कुछ लोग जो है आपका पीछा भी कर रहे हैं, ऐसा कि आपको किस प्रकार से वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलो तो और बताओ, who is earning money in your family? What are you doing? What are you doing here? What are you doing? Who was teaching you yesterday in the class? I am talking about yesterday. Who was teaching yesterday? Hari sir was teaching. Very good. In the class. Okay. What were you doing yesterday in the class? We are learning yesterday in the class. We were learning English in the class yesterday. Good. What were you doing yesterday in the class? We were learning English in the class. We were learning English in the class yesterday. Who will be waiting for you? My mother will be waiting for me. Who will be waiting for you? My mother will be waiting for me. My mother will be waiting for me. चलो ठीक है। Has, have, had और will have, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है सबके साथ? थर्ड फॉर्म। इसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। बड़ा सरल है, हमने जो भी काम कर लिया है। और ये जो लोग नए आए हैं वो ये ना सोचें अभी 1-2 बार और प्रैक्टिस कर देंगे बाद में। स्पोकन इंग्लिश में 50 बार, सैकड़ों बार प्रैक्टिस हो जाती है, तब जाके टंग पे आ पाती कोई चीज़। तो हमें इसलिए नहीं सोचना कि अब दोबारा होगा नहीं। ये मैथ्स जैसा नहीं है कि यार यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और होते होते सिलेबस खत्म, घर जाओ, ऐसा नहीं है इन द स्पोकन इंग्लिश। पर ये जरूर है कि आपकी लर्निंग जितनी फास्ट होती है उतनी जल्दी सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में आपके सही करने लगे तो फिर मुझे वो चीज़ दोबारा नहीं रिवाइज करना, फिर आगे ही बढ़ते हैं हम लोग। बट अगर आप अटक रहे हो तो बिकॉज ऑफ सिंगल स्टूडेंट वी हैव टू रिवाइज दैट द सेम थिंग अगेन। ओके, अब क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? Yes, I have completed
ये बहुत सरल है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बदलाव नहीं करने पड़ते। जो सामने वाला बोलता है जवाब वही का वही होता है लगभग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव का प्रयोग, ठीक है। जैसे कि हैज योर मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, ठीक है। हैव यू सीन द ताजमहल? नो, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। हैव यू सीन डमरू घाटी? ओके। हैव यू ज्वाइंड इंग्लिश क्लास? ओके। हैज योर ब्रदर कंप्लीटेड स्पोकन इंग्लिश कोर्स? If your brother has completed, then otherwise no, my brother has not. Okay, चलो ठीक है। Had you bought mobile before 15 अगस्त? 15 अगस्त, क्या आपने 15 अगस्त से पहले मोबाइल खरीद लिया था? क्योंकि जब भी कभी भी ये सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें एक कंडीशन रखना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। अगर मैं ये कहूं कि आपने मोबाइल खरीद लिया था, मैं हेड लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर हेड क्यों लगा रहे, डिड लगा दो ना, डिड से भी तो वही काम होगा। डिड यू बाय मोबाइल और इजी पड़ेगा। तो मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि हैड यू मोबाइल बिफोर 15 अगस्त, क्या आपने 15 अगस्त से पहले मोबाइल खरीद लिया था, मतलब 15 अगस्त के पहले मोबाइल खरीद चुके थे। इतना सा समझ लो कि ये जो टेंस है ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 11th 12th के और 9th 10th के एग्जाम में आता है। 9th 10th भले ही नहीं आए पर 11th 12th में आता है ये ग्रामर में इसको, ठीक है। वो कहते हैं कि पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में बदलिए कई बार, या मान लीजिए कई बार कोई दूसरे तरीके से भी आ सकता है। वहाँ पे आपको ये कंडीशन जरूर रखना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में ही बनता है। तो वहाँ पे ये सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। जैसे कि जैसे आप कहें कि शादी से पहले उसकी नौकरी लग चुकी थी, तो देखो शादी एक वो है सीमा है, और शादी के मतलब नौकरी उसकी पहले लग गई थी, शादी के पहले, मतलब पूरा काम इस सीमा के पहले ही हो चुका था। तो हम बोलेंगे ही हैड गॉट द जॉब, ठीक है, बिफोर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। तो देखो एक परफेक्ट में बन गया, दूसरा सिंपल में बना, पास्ट सिंपल में, एक परफेक्ट में बना। जैसे हमने कहा कि कोरोना आने से पहले वह गांव चला गया था, ठीक है, तो क्या बोलेंगे ही हैड गॉन टू विलेज बिफोर कोरोना अराइव्ड, कोरोना आने से पहले, ठीक है। चलो, विल हैव का बहुत कम प्रयोग होता है लेकिन फिर भी जरूरत तो पड़ जाती है। जैसे मोदी जी आ चुके होंगे, तुम तो यहाँ हो, आ गए होंगे, मोदी जी विल हैव कम। जया किशोरी जी ने प्रवचन चालू कर दिए होंगे या कर चुकी होंगी, स्टार्टेड स्पीच या प्रवचन, प्रीच, स्पीच, प्रवचन। ओके, आप लोग देखने गए कि नहीं जाओगे? चलो ठीक है, अब अपना होमवर्क कर लेते हैं फटाफट, इसके आगे कल, क्योंकि एक साथ ओवरफ्लो हो जाता है। अब देखो हमारा क्या क्या बचा। अब हमारा बचा तुम्हें इस टू बताना है, आज तुम गड़बड़ कर रहे थे थोड़ा सा। इस टू, एम टू, आर टू, हैज टू, ठीक है। उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद बीइंग एबल टू, और उसके बाद तुम लेट्स में भी गड़बड़ कर रहे थे, लेट में भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये हम अगेन टुमारो रिवाइज, बिगन टू, कंटिन्यू टू, अबाउट टू, यूज टू, ये सारी चीजें कल। चलो ठीक है, अपनी अपनी स्टोरी बोल दो जल्दी जल्दी। आ जाइए कोई भी, एनी वन ऑफ यू स्पीक योर स्टोरी।